ये कल हम लोग जो म्यूचुअल इंडक्शन कर रहे थे उसके दो बेसिक क्वेश्चन हैं, फटाफट पहले इसको निपटा लेते हैं। तो हम लोग को कह रहा है टू सर्कुलर कॉइल्स, one of small radius r1 and the other of very large radius r2 are placed coaxially with centers coinciding। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि एक छोटे रेडियस का है r1 रेडियस का और दूसरा बड़े रेडियस r2 का, सेंटर्स कोइंसाइडिंग। तो बाहर वाले का रेडियस r2 हो गया और अंदर वाले का रेडियस r1 हो गया, राइट। नाउ obtain the mutual inductance of the arrangement। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो m जो है that is equal to so m12 is equal to m21, राइट। और अभी हम लोग पहले निकालते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, magnetic field at the center of the coil is equal to B2, this is equal to mu naught I2 by 2R2। तो बाहर वाले में जो करंट जा रहा है, राइट, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आउटर वाले में करंट जो है I2 जा रहा है, राइट। आउटर वाला जो कॉइल है उसमें करंट I2 है, उसका रेडियस R2 है, तो म्यू नॉट I2 by 2R2 इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और जो फ्लक्स है ना, जो कि पहले वाले के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है, दिस विल बी इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, जो एरिया है पहले वाले कॉइल का, इनटू B2 कर देंगे। सो दिस इज पाई r1 स्क्वायर इनटू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R2। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2R2 into I2। So basically this is equal to M12 into I2। तो ये जो हमारा ये पूरा वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट M12 is equal to M21 is mu naught pi R1 square divided by 2R2। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? यस सर। सिद्धांत आया है अभी भी नहीं है? आज हर क्वेश्चन के बाद पूछेंगे सिद्धांत है या नहीं, देखते हैं लास्ट तक भी रहता है या नहीं। स्वप्ननील, हाँ सर। नोट करते रहना, देखो 2 बार पूछ लिया है ना। हाँ सर, अभी गवाही देना तुम। ये बच्चा ना 12 मिनट से छोड़ दिया तो उसका माइक नहीं काम कर रहा होगा। अच्छा, हो सकता है। सेकेंड वाला, 2 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड विथ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। सो हमारा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L इज इक्वल टू 2 मीटर हो गया। डायमीटर तो रेडियस अगर हमें निकालना हो, रेडियस हमारा 0.02 मीटर हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N इज इक्वल टू 2000 मिल गया एज ए सेकेंडरी ऑफ 1000 टर्न्स। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है N1 2000 हो गया और जो सेकेंडरी वाला N2 इज इक्वल टू 1000 टर्न्स वाला हो गया। अब कह रहा है calculate the mutual inductance between the two coils। so mutual inductance M is equal to mu naught into, ये हम लोग कल प्रूव किए थे, mu naught N1 N2 divided by L into A। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज अगर इसमें हम लोग डाल दें, राइट, so this is equal to
तो जो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n1 n2 is 2000 into 1000 divided by L, that is 2, into एरिया निकालना है तो दिस इज 3.14, पाई आर स्क्वायर होता है 3.14, 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सो 10⁻⁶ हो गया और -7 है तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻1 इंटू 3.14 इंटू 4 into 10⁻⁻4. So this will be equal to 4 into 3.14 square कर देंगे तो 1.577. So 1.577 into 10⁻⁻3. क्लियर बच्चों? यस सर। वापस आ गए फिर वो। सिद्धांत सुन पा रहे हो क्या मुझे? हाँ सर, अब सुन पा रहा हूँ, पहले आवाज नहीं आ रही थी। ओहो, तो इतने देर बाद तुम मतलब रिएक्ट किए, तुमको कितने देर से हम लोग ढूंढ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं सिद्धांत। तो क्योंकि मुझे फिर लाइक लीव करनी पड़ी मीटिंग, फिर रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करा। अच्छा अच्छा। क्लास के 15 मिनट बाद तुमको समझ में आया कि तुम्हारा जो है माइक नहीं काम कर रहा है, तुम सुन नहीं पा रहे। अरे भाई, तुमको तुरंत रिएक्ट करना चाहिए ना, नहीं आया तो तुरंत करो, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। ध्यान रखा करो, इधर उधर घुमा मत करो क्लास के समय। हाँ सर, वही पर रहता हूँ। और उर्जित बाबू, आप कहाँ लेट क्यों ज्वाइन किए हैं? सो रहा था तो लेट हो गया थोड़ा। बहुत सही काम कर रहे थे, एकदम खिलाफत है। सर तुम लोग के आलस से ही हम मर जाएंगे। जिस दिन आलस छोड़ोगे उसी दिन अच्छा नंबर आना शुरू होगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके ये क्वेश्चंस करेंगे इमोशनल ईएमएफ का। So if you see this question, so a wheel with 8 metallic spokes, each 50 centimeter long, is rotated with a speed of 120 revolutions per minute. तो हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, उसमें मेटेलिक स्पोक्स जो है 8 मेटेलिक स्पोक्स हैं, इस तरह से लगे हुए। तीन है, 3 3 6 7, ठीक है। So there are 8 metallic spokes which are there, each 50 centimeter long. So इसका जो लेंथ है, this is 50 centimeter. So number of spoke is 8. The radius of this, इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा इस सर्कुलर व्हील का वो 0.5 मीटर हो गया, राइट। उसके बाद कह रहा है इसका जो विद अ स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, सो जो ओमेगा होगा दिस इज इक्वल टू 120 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे तो ये क्या हो गया, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड हो गया इसका ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है BH वो दे रखा है 0.4 गॉस, मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो गया। दिस इज योर 0.4 गॉस। एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
Earth's magnetic field at a place is 0.4 Gauss. अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है 0.4 Gauss. तो इससे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड BH हम लोग निकाल लेंगे. तो BH इज इक्वल टू 0.4 cos डेल्टा. सो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड BH इज इक्वल टू B cos of डेल्टा, मतलब 0.4 into 10 to the power minus 4 cos of 60 degree. Cos 60 degree 1.2 है, 0.4 10 to the power minus 4 1 by 2, मतलब 0.2 into 10 to the power minus 4 टेस्ला हो गया हमारा horizontal magnetic field. ठीक है. Now calculate the EMF induced between the axle and the rim of the wheel. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में EMF induced हम लोग को निकालना है. How is the EMF affected if number of spokes is increased? तो अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट का लीनियर स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे, लीनियर स्पीड यहाँ पे एवरेज लीनियर स्पीड निकाल लेते, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो हर पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो अलग होगा, राइट. तो एवरेज, सो इस स्पोक का अगर हम निकालें, सो एवरेज स्पीड, एवरेज लीनियर वेलोसिटी जीरो प्लस ओमेगा आर है ना. हमें पता है कि इस पॉइंट पे जो v का वैल्यू होगा लीनियर स्पीड, ये ओमेगा आर के बराबर होगा, और यहाँ पे जो होगा ये v का वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट. ये जब घूमेगा इस तरफ तो 0 प्लस ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 4 पाई इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2, सो 2. तो ये पाई रेडियंस पर सेकेंड हो गया, सॉरी पाई मीटर पर सेकेंड हो गया, लीनियर वेलोसिटी, राइट. तो v का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया. अब हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV अपॉन, ठीक है, BLV है, राइट. सो दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट BLV अपॉन R होता है, ये BLV हो गया. तो BLV अगर हम लोग निकालेंगे, सो यहाँ पे B हम लोगों ने निकाल रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.2 into 10 to the power minus 4. Length of the spoke is basically the radius 0.5, और जो velocity है this is pi. तो 0.5 into 0.2 करोगे, so this is equal to 0.1 and 0.1 10 to the power minus 5, तो 3.14 into 10 to the power minus 5 volts. Clear है? Yes, sir. लिख लिया ना सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसा ही है, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको तुम लोग घर पे करोगे, राइट. तो हम बस जो अभी क्लास लेक्चर शेयर करेंगे उसमें ये क्वेश्चन इसको उठा के कर लेना, जो जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं. सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, एक जैसे क्वेश्चन बार बार नहीं करेंगे. अब इस पे आते हैं, ये जो 14th वाला क्वेश्चन है. देखो 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ ईच 10 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ हो गया हर साइड का 10 सेंटीमीटर, मतलब L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज
0.1 मीटर हो गया. So each 10 centimeter are connected in the form of a skeleton cube. Now if the cube is moving with a velocity of 5 meter per second in the direction of magnetic field, so cube जो है ये move कर रहा है 5 meter per second, ठीक है, in the direction of magnetic field of 0.05 Weber per meter square. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और b का वैल्यू 0.05 है, ठीक है. वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला एक ही चीज. फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच आर्म ऑफ द क्यूब. अब देखो ये तुम देखो कि जो if the cube moves perpendicular to the field, what will be the induced EMF in each arm? तो अब अगर इधर मूव करेगा तब ईच आर्म में क्या होगा, और जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब क्या होगा, और जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब क्या होगा, दोनों केस में हम लोग को बात करना है. सो L का वैल्यू, V का वैल्यू और B का वैल्यू हमने निकाल लिया है. अब मोशनल ईएमएफ में हमेशा क्या है कि B के परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा जो, राइट, तो जो फेस है, जो एज B के परपेंडिकुलर मूव करेगा, है ना. हम लोगों ने देखा था भाई मोशनल ईएमएफ में कि अगर एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, है ना, तो जो वेलोसिटी और B का वैल्यू है, तो वो जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए. B और V आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट, उस कंडक्टर के लिए. मतलब ये अगर कंडक्टर है तो यहाँ पे अगर बात करोगे इसके लिए, तो इसको इधर मूव करा रहे हैं, राइट, इस पर्टिकुलर कंडक्टर को. अब यहाँ पे B V दोनों केस में, तो जो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे B और V दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, फर्स्ट वाला A वाला जो केस है, तो बिकॉज B और V दोनों पैरेलल है, तो A पार्ट में आप लिखोगे सिंस B and V are parallel to each other, so no EMF is generated in any of the wires. B पार्ट पे आते हैं. अब B पार्ट में तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और तुम जो है इसको इधर मूव करा रहे, B को इधर मूव करा रहे, तो जो इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा होगा बेसिकली, तो कौन कौन से एज कट कर रहा है, ये वाला एज कट कर रहा है, ये एज कट कर रहा है, ये एज कट कर रहा है और ये एज कट कर रहा है. तो बेसिकली ये चार एजेस जो हैं AE, BF, CG और DH, तो इन्हीं में बस EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जा रहे हैं. यहाँ पे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए ये वेलोसिटीज जा रहे हैं, तो बेसिकली लेंथ, वेलोसिटीज और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो ये लेंथ, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, तो किस किस सरफेसेस, किस किस एजेस के लिए है, AE के लिए है, BF के लिए है, DH के लिए और CG के लिए. तो इन चारों में जो EMF इंड्यूस होगा, सो EMF induced in AE, BF, DH and CG is equal to BLV. ठीक है, वैल्यूज डाल दो. मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू दे रखा है 0.05 इंटू L का वैल्यू दे रखा है 0.1 और V का वैल्यू दे रखा है 5. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो हर
जो ये चारों साइड्स हैं, इन चारों साइड्स में एजेस में इतना ईएमएफ हर साइड में जनरेट होगा, और बाकी सारे साइड्स जो है उन सब में ईएमएफ जनरेटेड विल बी 0। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया आपने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. An aircraft with a wingspan of 40 meter flies with a speed of 1080 किलोमीटर पर आवर। तो विंग स्पैन मतलब एक विंग से दूसरे विंग का, अगर हम लोग एक एयरक्राफ्ट बनाए, ठीक है, तो लेट से ये कुछ बोइंग विमान है, बिल्कुल स्पेशल, इसको चला रहा है सिद्धांत सोते हुए, और सो एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, तो ये इस एंड से इस एंड तक का जो लेंथ हो गया L इज इक्वल टू 40 मीटर, विद अ स्पीड ऑफ v जो है इसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1080 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे, 1080 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, so this is 300 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अच्छा नहीं, तब तो ये स्वप्न नील चला रहा है, असम जा रहा है चला के। ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इज 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, तो B का वैल्यू हो गया 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब हम लोग को निकालना है ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन टिप्स ऑफ द विंग्स। ईएमएफ इन दोनों के आगे जो अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा, दैट इज E इज इक्वल टू BLV, है ना। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो इधर होगा, V इधर है और लेंथ इधर है, तो बेसिकली क्या है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ जनरेटेड E इज इक्वल टू BLV लिख सकते हैं सीधा। क्लियर है बच्चों? B का वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻⁵ हो गया, लेंथ 40 मीटर हो गया, और V का वैल्यू 300 हो गया। सो दिस इज 1.75 इंटू 12 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁵, तो 10⁻⁻²। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1.75 इंटू 12 21, मतलब 0.21। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. ये वाला भी स्पोक वाला क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था जिसमें 8 मेटेलिक स्पोक्स थे, यहाँ पे 10 है, उधर वाला जो एक और छोड़ा था उसमें 15 स्पोक्स थे, तो सेम तरीके से बनेगा एवरेज वेलोसिटी निकाल के, है ना।
v इज इक्वल टू ओमेगा आर निकालेंगे और उससे एवरेज वेलोसिटी निकाल के उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? Yes. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, मेटेलिक रॉड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसी में वो एक डेरिवेशन भी साथ में कर लेंगे और उस पर सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये इसको जो इसका रिजल्ट आता है ना, वो उसको फॉर्मूला की तरह भी हम लोग यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो हमारे पास एक रॉड है ओपी, ठीक है, इसका जो लेंथ है L इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, और इसको इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। सो ओमेगा एंगुलर स्पीड निकालेंगे 50 इंटू 2 पाई 100 पाई रेडियंस पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, विथ वन एंड हिंज्ड एट द center and the other end at the circumference of the metallic ring of length 1 meter. ठीक है? Now about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring, a constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. So B का जो value है, this is equal to 1 Tesla is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? तो हम लोग को इसके अक्रॉस EMF निकालना है। तो अभी जो हम लोग किए थे एवरेज स्पीड करके, वैसे भी कर सकते हैं, है ना, जैसे स्पोक्स वाला, बट एक डेरिवेशन है जो कि हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। तो कांस्टेंट हम लोग को पहले तो EMF बिटवीन सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग निकालना है। तो अभी इसको हम लोग पहले मान लो dt टाइम में ये थीटा एंगल कवर किया, सो OP जो है OQ टाइम पे पहुंच गया इन टाइम t। सो let the rod goes from OP to OQ in t time, ठीक है। सो एंगल POQ इज इक्वल टू थीटा हो गया। EMF induced rate of change of, so E is equal to d phi by dt। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए बात करते हैं बस, तो d phi अपॉन dt हो जाएगा। d phi is equal to, ठीक है, b इंटू a अपॉन dt। b कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे dA अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो बिकॉज जैसे जैसे ये मूव करेगा एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया देखो ये जो है एरिया, ये इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हम लोग अगर हम लोग देखें तो जो EMF इंड्यूस्ड है E इज इक्वल टू B टाइम्स D अपॉन dt ऑफ एरिया हमारा क्या है, थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, इस सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, ये हम लोग पढ़े हैं छोटे क्लास में, एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो E इज इक्वल टू हाफ टाइम्स B इंटू, राइट, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन dt, right? So this is equal to EMF induced E is equal to half BR square into omega, ठीक है। d theta by dt ओमेगा होता है, तो हाफ BR square into ओमेगा। अब हमारे पास सारे वैल्यूज पता है। L 1 मीटर मतलब ये रेडियस हो, तो ये जो है ना, ये फॉर्मूले की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। वहां पे जितने भी वो स्पोक वाले क्वेश्चन, उन सब जगह यहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। EMF is equal to half BR square omega, omega angular velocity है,
सो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा हाफ इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी 1 टेस्ला है, रेडियस 1 मीटर हो गया है ना, और इंटू ओमेगा अगर हम लोग करेंगे 100 पाई हो गया, राइट. सो दिस इज 50 पाई विच इज इक्वल टू 50 इंटू 3.14 कर लेंगे 157. So this is 157 volts. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये जो डेरिवेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में. एवरेज वेलोसिटी से भी करेंगे तो भी आ सकता है, डिफरेंशिएट करके करेंगे तो भी आ सकता है. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट अब आते हैं इसमें. Now refer to this figure. The arm PQ of rectangular conductor is moved from x is equal to 0 to right side. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x is equal to 0 to x is equal to b. Dots में दिखाया हुआ मतलब coming out of the plane of paper है. और magnetic field कहाँ से कहाँ तक exist कर रहा है? x is equal to 0 से x is equal to b तक. ये इतने दूर तक magnetic field exist कर रहा है. और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. यहाँ पे इस रीजन में देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular from x is equal to 0 to x is equal to b and is 0 from x greater than b. तो जहां पे x greater than b है वहां पे b से लेके 2b तक, x का वैल्यू b से लेके 2b तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है. Only the arm PQ possesses substantial resistance R. तो पूरे इस रेल्स में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, बस ये जो आर्म PQ है, ये वाला जो स्लाइड कर रहा है इसके रेल्स के ऊपर, इसका रेजिस्टेंस R. Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x is equal to 0 to x is equal to b. मतलब पहले x is equal to 0 से x is equal to 2b तक ले गए and then moved back to x is equal to 0. उसके बाद घुमा के इसको वापस x is equal to 0 पे लेके आए, right? With a constant speed v, obtain the expression for the flux and induced EMF, the force necessary to pull the arm and the power dissipated as joule heat. क्या क्या चीज निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म ये निकालना है, और पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट ये निकालना है. नाउ अगर कुछ x डिस्टेंस पे, मान लो किसी इंस्टेंट पे ये x डिस्टेंस पे है, राइट, यहां से x डिस्टेंस पे है, सो जो फ्लक्स होगा phi, so the flux phi is equal to b into a. b डॉट a होता है तो मैग्नेटिक फील्ड b into एरिया क्या है? लेंथ into x. ये एरिया हो गया. मान लो x डिस्टेंस पे है ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो l इंटू एक्स कर देंगे और b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा दिस इज इक्वल टू बी एल एक्स. कहां से कहां तक? phi इज इक्वल टू बी एल एक्स फॉर 0 लेस एंड इक्वल टू x इज लेस देन b. ठीक है. उसके बाद phi इज इक्वल टू, अब यहाँ पे उसके बाद जब इधर जाएगा
तो फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा. फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया जो है L इंटू बी, वो फिक्स हो गया. जितने दूर में ये मैग्नेटिक फील्ड है B L B हो जाएगा. फॉर B लेस एंड इक्वल टू X लेस देन 2B. सो B से लेके 2B तक मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स्ड है. 0 से लेके B तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, X पे डिपेंडेंट है. इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू, तो तुमको पहले बोला था ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फ्लक्स के लिए. दूसरा अब हम लोग इंड्यूस्ड EMF के लिए बात कर रहे हैं. सो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी. तो दिस इज माइनस ऑफ डी ऑफ BL(x) अपॉन डी टी. कहां से कहां तक, 0 लेस एंड इक्वल टू X लेस देन B तक. सो इससे आएगा EMF E इज इक्वल टू माइनस ऑफ BL कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, dx अपॉन dt. dx अपॉन dt क्या है, V है, तो माइनस BL V हो गया. सो दिस इज फॉर 0 लेस एंड इक्वल टू X लेस देन B. और EMF इंड्यूस्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ D BLB अपॉन dt. ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है. कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो EMF इंड्यूस्ड इज 0 फॉर B लेस एंड इक्वल टू X लेस देन 2. अब उसके बाद आपको कह रहा है इंड्यूस्ड EMF के बाद फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म, राइट. तो फोर्स क्या होगा, QVB. देखो EMF इंड्यूस्ड ये है, वोल्टेज तुमको जो F इज इक्वल टू हम लोग जो निकालेंगे, सो पहले या तो I निकाल लो, ILB करके कर लेंगे. सो करंट इंड्यूस्ड I इज इक्वल टू E अपॉन R. EMF इंड्यूस्ड इज माइनस BLV अपॉन R. सो बेसिकली यहाँ पे तुमको बस मैग्नीट्यूड निकालना है, BLV बाय R कर लो. अब ये इसके बाद हमें करंट निकालने के बाद जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू ILB होता है, राइट. करंट हमने निकाला BLV बाय R, इसको L और B से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R. सो ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है. फॉर 0 लेस एंड इक्वल टू X इज लेस देन. बाकी इसमें जो फॉर B से 2B तक फोर्स इज इक्वल टू 0. सो F इज इक्वल टू 0 फॉर B लेस एंड इक्वल टू X लेस देन 2B. पावर डिसिपेटेड हम लोग को निकालना है. पावर डिसिपेटेड इज I स्क्वायर R करके निकालते हैं. ये इतना लिख लिया सबने? यस सर. यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. जो करंट इंड्यूस कर रहे हैं BLV बाय R, मतलब B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R. सो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R. क्लियर है बच्चों? सो दिस इज पावर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an average induced EMF of 0.4 volt appears in a coil when current in it is changed from 10 ampere in one direction to 10 ampere in opposite direction in 0.4 seconds. So देखो, induced EMF E is equal to 0.4 volt, ठीक है, और current in it is changed from 10 ampere in one direction to 10 ampere in opposite direction. मतलब I1 is equal to 10 ampere, I2 is equal to minus 10 ampere. Now time कितना लग रहा है? 0.40 second. Find the coefficient of self inductance of the coil. E is equal to minus of L di by dt. E is equal to minus of L di upon dt करेंगे. So this is equal to, हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है बेसिकली. तो देखो L is equal to, या इसी में कर लो. सो E का वैल्यू हमारे पास 0.4 वोल्ट है, माइनस L चेंज इन करंट है di, मतलब I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय टाइम t 0.4. सो 0.4 is equal to minus of L I2 minus I1 minus 10 divided by 0.4. So minus 20. So 0.4 into 0.4 0.16 हो गया, divided by 20 is equal to L. So L का वैल्यू है 16/20, 4/5. चलिए क्या कर रहा हूँ. सो 0.16/20, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये 8/8 इंटू, ठीक है, 10 to the power -3 हेनरी होगा. ये L का वैल्यू. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A coil has a self inductance of 10 millihenry, ठीक है, तो L का वैल्यू 10 मिली है, मतलब 10 into 10 to the power -3 हेनरी हो गया. What is the magnitude, maximum magnitude of induced EMF of the coil when current I is given as time dependent current है 0.1 sin 200t. तो तुम देखोगे ये बेसिकली AC करंट इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, साइनसॉइडली डिपेंडेंट होता है. is sent through it, ampere is sent to maximum magnitude of induced EMF. तो E is equal to, पहले तो L di upon dt निकाल लेते हैं. So L times, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 0.1
sin 200t with respect to time. L is equal to 10 to the power minus 2 into, ठीक है, EMF E is equal to 10 to the power minus 2. इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है 0.1, तो कांस्टेंट ही है 0.1. 200 जो यहाँ पे कफिशिएंट है टाइम का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 0.1 इंटू 200, ठीक है, इंटू साइन का हो जाता है कॉस, हो गया कॉस ऑफ 200t. So this is equal to 10 to the power minus 2 into 0.1 into 200. So ये 0.1 into 200 into cos 200t हो गया. cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, राइट? तो जो E max होगा इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम मैग्नीट्यूड E मैक्सिमम इज ये 2 0 और ये 10 to the power minus 2 कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट. 2 इंटू 0.1 0.2 वोल्ट हो गया मैक्सिमम. क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे आज की क्लास में. और बेसिकली हम लोगों ने EMI जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये खत्म कर लिया. आज मैं सारे नोट्स भी शेयर कर लूंगा और ये असाइनमेंट्स भी शेयर कर लूंगा जो कि तुम्हें करने हैं. वो सारा नोट्स से पढ़ लेना और असाइनमेंट्स कर लेना अच्छे से. कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना. अगली क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे थर्सडे वाले क्लास में. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir.